माई सेल्फ रवेश सर और हम लोग स्टडी कर रहे हैं द चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड एंड नाउ वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. So we have already studied the diversity, the characters, the taxonomical groups. So now the last topic of the chapter is to understand the different taxonomical keys. तो taxonomical keys क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अभी स्टडी करेंगे. तो गेट्स रेडी. नाउ टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या है और ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज वी हैव टू स्टडी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक मैनर. तो उसके लिए देयर इज अ साइंस कॉल्ड टैक्सोनॉमी. और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टैक्सोनॉमिकल स्टडी में आते हैं 4. तो 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो है वो साइंटिफिक बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए किया जाता है, उनको क्लासीफाई करना है. तो सबसे पहले वी रिक्वायर करेक्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स, यानी कि जिस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमको स्टडी करना है तो उसको करेक्ट कैरेक्टर्स को हमको डिफाइन करना है. उसके बाद में उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, फिर उसका साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए, तो उसको फिर हम लोग क्लासीफाई करनी चाहिए प्रॉपरली. और लास्ट में हम लोग एक बायोलॉजिकल नेम देते हैं उस ऑर्गेनिज्म को. तो ऑल दीज 4 थिंग्स रिक्वायर्स एक्यूरेसी. तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स सर्टेन थिंग्स. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो नेचुरली वी हैव टू कलेक्ट द एक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज. तो हम लोग जब किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो चीज़ तो हमारे पास चाहिए, इजंट इट? तो अगर मैं प्लांट को स्टडी करना चाहता हूँ तो नेचुरली आई नीड टू हैव द सैम्पल ऑफ द प्लांट एंड सैम्पल ऑफ द एनिमल, और एटलीस्ट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लांट एंड एनिमल एक्यूरेटली. तभी जाके मैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को पहचान सकता हूँ, उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. दैन आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है एक इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड रिसर्च. तो लेबोरेटरी में नेचुरली यू कैन से देयर आर इक्विपमेंट्स बाय विच वी कैन स्टडी. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए. दैन अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है तो कुछ स्टडी में टेस्टिंग पर्पस लगते हैं, तो टेस्ट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो लेबोरेटरी में प्रोवाइड होता है. दैन कभी कभी हमें फील्ड स्टडी में जाना पड़ता है, लेकिन समटाइम वी कैन नॉट एक्चुअली ब्रिंग द एनिमल टू द यू कैन से लेबोरेटरी. वी हैव टू स्टडी दैट एनिमल प्लांट इन द रियल सिचुएशन. तो जहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वहाँ पे जाके हमको स्टडी करना है, उसको फील्ड स्टडी कहते हैं. एंड उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया है तो उसको प्रॉपरली स्टोर करना है अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन या प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग और डेड, उनको हमको स्टोर कर रखना है फॉर द फ्यूचर यूज़, ताकि दूसरे लोग भी उसको स्टडी कर सकें. सो टैक्सोनॉमिस्ट जो है, जो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, तो दे हैव टू टेक लॉट्स ऑफ केयर. सो दे नॉट ओनली टू कलेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़, तो उनको लेबोरेटरी में स्टडी करके उसके सारे इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टोर करना है. और इन सब के लिए जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उन सब को कलेक्टिवली एक नाम दिया है, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स. एड्स का मतलब होता है हेल्प. लिटरल मीनिंग ऑफ एड्स मीन्स हेल्प. तो एनीथिंग विच हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, उसको हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं. सो बायोलॉजिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, तो उन्होंने सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स को डेवलप किया ताकि जो इन्फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के है उसको ठीक से स्टोर किया जा सके, प्रिजर्व कर सके, और साथ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी हम लोग प्रिजर्व कर सकें, स्टोर कर सकें, ताकि दे कैन बी एक्चुअली स्टडीड अगेन एंड अगेन फॉर फ्यूचर पर्पस, रिसर्च पर्पस. और उसमें हमेशा नए नए इन्फॉर्मेशन ऐड होते हैं. तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ओल्ड साइंटिस्ट ने नहीं फाइंड किए, रिसेंट साइंटिस्ट, आने वाले जो साइंटिस्ट है या बायोलॉजिस्ट है वो स्टडी करते हैं. तो दैट्स वाई वी नीड टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन पास्ट एज वेल एज व्हाट प्रेजेंट. तो हाउ टू डिफाइन taxonomical aids? तो all the techniques, all the procedures, all types of specimens and the stored information, चाहे वो रिटर्न है या वो हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, किसी भी टाइप का रिटर्न इंफॉर्मेशन that is useful in identification, naming and classification. तो आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी के 3 मेन एस्पेक्ट है.
तो वो सारे टेक्निक्स, प्रोसीजर, स्पेसिमेंस, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन के लिए ज़रूरी जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स. तो सिंपल मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स इज एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल जिससे हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेक्टली आइडेंटिफाई करें, करेक्ट नेम दें और करेक्टली क्या करें, क्लासीफाई करें. तो उसको कहते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स के टाइप्स क्या है? सो देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें भी इनके बारे में मालूम है, क्योंकि वो सारा इन्फॉर्मेशन जिससे हम लोग प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स के बारे में जानकारी ऑब्टेन करते हैं, उनको कलेक्टिवली टेक्सोनॉमिकल एड्स कह सकते हैं. तो क्या क्या आता है इसमें? तो पहला है हर्बेरियम. तो आपको स्टडी करना है तो हर्बेरियम सिंपली द प्लेस जहाँ पे प्लांट्स को प्रिजर्व करके स्टोर किया जाता है. दैन यू मस्ट हैव विजिटेड बॉटनिकल गार्डन. तो बॉटनिकल गार्डन में प्लेस जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है अलग अलग वेराइटीज़ के. देन बायोलॉजिकल म्यूजियम. म्यूजियम आपको मालूम है जहाँ पे यू कैन सी आर्टिफैक्ट्स, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स वगैरह स्टोर किया जाते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी म्यूजियम्स होते हैं. यू मस्ट हैव विजिटेड द म्यूजियम फिर जोलॉजिकल पार्क. जस्ट लाइक बॉटनिकल गार्डन जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उसी तरह एनिमल्स को रखा जाता है जिस जगह पे प्रोटेक्टिव कंडीशन में उनका केयर की जाता है, उसको कहते हैं जोलॉजिकल पार्क. उसको कॉमनली जू भी कहते हैं. यू मस्ट हैव विजिटेड जू इन योर नेबरहुड. जैसे यू कैन सी उसको चिड़ियाघर भी कहते हैं, जहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, इनको केज कंडीशन या प्रोटेक्टेड इंक्लोजर में रखा जाता है. तो डाइवर्सिटी पार्क. सो दीज आर द प्लेस जिसको डेवलप किया है इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट, तो जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल दोनों को स्टडी कर सकते हैं. और फिर क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कुछ कीज़ या कुछ एक ऐसी कुंजी की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम एक्यूरेटली एक एनिमल, प्लांट या माइक्रोब्स को करेक्ट ग्रुप में रख सकें. तो उनको टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं, कीज़ कहते हैं. तो इसके अलावा बाकी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, यानी रिटन रिकॉर्ड पास्ट के, यू कैन सी प्रेजेंट के, द फॉर्म ऑफ फाइल हो गया, कुछ पेपर हो गया, जैसे मैनुअल्स होते हैं, फ्लोरा, प्लांट का इंफॉर्मेशंस, मोनोग्राफ, सिंगल ऑर्गेनिजम्स ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन, देन कैटलॉग, उसको लिस्ट कहते हैं. तो ये सब जो है दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स विच हेल्प इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़. तो सम ऑफ देम यू मस्ट हैव विजिटेड. तो हम लोग जनरली ओनली फॉर एन्जॉयमेंट एंड फॉर यू कैन सी क्यूरोसिटी बॉटनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क में जाते हैं. The same place are also visited by taxonomists, biologists to study about plants and animal. या जो स्टूडेंट रिसर्च पर्पस के लिए जाते हैं तो वो भी ऐसे जगह पे जाते हैं और उनसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं. कभी कभी हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है अबाउट ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, तो हमें या तो गार्डन में, बॉटनिकल गार्डन, पार्क में जाके सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है. सो ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विच वी यूज़ टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं. So now we will study one by one in slightly more detail. तो सबसे पहले we will understand what is a herbarium. तो herbarium is a store house. तो किसी भी जगह पे जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर किया जाता है उसको कहते हैं रिपोजिटरी. तो किसका स्टोर हाउस है? प्लांट स्पेसिमेंट्स डेट आर ड्राइड, प्रेस्ड, ट्रीटेड एंड प्रिजर्व्ड ऑन स्टैंडर्ड शीट ऑफ पेपर and are arranged according to universally accepted classification. तो क्या मतलब हो गया? तो हर्बेरियम वो जगह है जहाँ पे हम लोग अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज़ को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ड्राइड करके, प्रोसेस करके, स्टैंडर्ड शीट पे प्रेस करके चिपका देते हैं या स्टिक कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन रूल. तो एक बुकलेट जैसा बन जाता है या फाइल जैसा बन जाता है जिसमें हम लोग सारे प्लांट स्पीशीज को एक साथ देख सकते हैं. एंड दे आर द इफेक्टिव टूल इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी. तो टेक्सोनॉमी में स्टडी करने के लिए, प्लांट का स्टडी करने के लिए हर्बेरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल, क्योंकि छोटे से स्पेस में हम लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स को एक्चुअली ऑब्जर्व एंड स्टडी कर सकते हैं. सो सिंपल मीनिंग ऑफ हर्बेरियम इज ए हर्बेरियम इज एसेंशियली ट्रीटेड एंड प्रिजर्व्ड ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन. तो जहाँ पे हम लोग प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं इन ड्राइड फॉर्म. आगे बढ़ते हैं. तो हर्बेरियम वर्ड जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल को कहते हैं हर्बेरिया. तो इस टर्म को सबसे पहले पिटन डी टोर्नीफोर्ट साइंटिस्ट ने क्या किया, डेवलप किया था, और उन्होंने ये वर्ड अपने बुक एलिमेंट्स में इंट्रोड्यूस किया था.
और ये जो टेक्निक है हर्बेरियम का टेक्निक, तो किसी भी प्लांट को कैसे भी हम लोग ड्राई नहीं कर सकते। वी हैव टू ड्राई इन सच ए मैनर कि वो प्लांट लंबे समय तक टिके। जस्ट लाइक द प्लांट्स आर केप्ट इन म्यूजियम, वी आर नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हर्बेरियम हमको प्लांट्स को इस तरह प्रिजर्व करना है ताकि वो खराब ना हो। तो इट वॉज फर्स्ट डन बाय प्रोफेसर ल्यूका घिनी। तो ही वॉज ए इटालियन टेक्सोनॉमिस्ट between 1490 to 1556, and he is the initiator of the art of herbarium। तो herbarium टेक्निक सबसे पहले प्रोफेसर ल्यूका घिनी ने इंट्रोड्यूस किया था। हर्बेरियम शीट जब तैयार किया जाता है, विल सी द फोटो ऑफ ए हर्बेरियम शीट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लेबल। तो व्हाट इज द लेबल? तो द इंफॉर्मेशन ऑफ द गिवन प्रिजर्व्ड प्लांट इज शोन एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द हर्बेरियम शीट। तो एक पेपर के शीट पे पर्टिकुलर प्लांट को ड्राई करके ट्रीट करके चिपका जाता है, और उसी पेपर के नीचे वाले राइट साइड पे एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन, द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट प्लांट इज अटैच। तो उसको लेबल कहते हैं। तो इस लेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? तो सबसे पहला होता है इंग्लिश नेम, द लोकल नेम एंड बॉटनिकल नेम ऑफ दैट प्लांट, मतलब साइंटिफिक नेम ऑफ दैट प्लांट, मतलब उस प्लांट का इंग्लिश में क्या नाम है, उसका लोकल लैंग्वेज में क्या नाम है, और उसका साइंटिफिक नेम। फिर उसका क्लासिफिकेशन, डिटेल क्लासिफिकेशन लिखा जाता है, मतलब किंगडम क्या है, उसका डिवीजन क्या है, उसका क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है। फिर उसके कैरेक्टर, टिपिकल कैरेक्टर और इकोलॉजिकल पिकुलैरिटीज़, मतलब इन्वायरमेंट में वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देन किस डेट को और किस प्लेस को इस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करके प्रिजर्व किया गया, और इवन द नेम, जिस पर्सन ने ये हर्बेरियम शीट तैयार किया होगा इस प्लांट का, उसका भी नाम उसमें ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह एक हर्बेरियम शीट तैयार करते हैं, और ये सारे हर्बेरियम शीट्स मिलके एक हर्बेरिया तैयार होता है। तो ये देखिए, दिस इज द यू कैन सी प्लेस इट इज जस्ट लाइक यू कैन सी कबर्ड, जिसमें हर्बेरियम शीट्स को रखा गया है प्रिजर्व फॉर्म में। तो हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेन। सो ये है, यू कैन सी द फाइल ऑफ द शीट्स। तो यू कैन सी टू शीट्स ऑन विच ए प्लांट हैज़ बीन प्रेस ड्राइड एंड स्टक। और अब ध्यान से देखो, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड के राइट कॉर्नर में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। और ये शीट स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं जो देखे, तो उसका जो लंबाई है जनरली 42 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई जो है वो है 29 सेंटीमीटर होता है। तो 29 बाय 42 सेंटीमीटर लंबाई का ये स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट रहता है। तो यू कैन सी, सो दिस इज द प्लांट विच हैज़ बीन प्रिजर्व्ड। उसको स्टिक किया पेपर पे, और उसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे इंफॉर्मेशन है। तो सिमिलरली अनदर प्लांट स्पेसिमेन इज बीन ड्राइड, और नीचे देखिए लेबल दिख रहा है। सो दिस आर द टू लेबल्स अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इस तरह हर्बेरियम शीट्स तैयार करके उसको कलेक्ट किया जाता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स इज बॉटनिकल गार्डन, मतलब सिंपल द गार्डन इन विच प्लांट्स आर ग्रोन, दे आर प्रोटेक्टेड, आर टेकन केयर। तो बॉटनिकल गार्डन स्पेशल प्लेसेस है जहाँ पे प्लांट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज आर फर्स्ट कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सेम कंट्री, डिफरेंट लोकेलिटी, और उसको ग्रो किया जाता है। सो इट सिंपली मीन्स द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे एक्चुअल प्लांट्स को ग्रो करके हम लोग स्टोर करते हैं फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। तो इसके लिए हम, इट इज़ अ डायरेक्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट। तो हम लोग एक्चुअल प्लांट को उनके लिविंग स्टेट में, एक्चुअल यू कैन सी स्टेट में देख सकते हैं कि एक्चुअल प्लांट कैसा है, उसका हाइट क्या है, उसके पत्तों का स्ट्रक्चर कैसा है। बिकॉज व्हेन वी सी द टू डिफरेंट प्लांट्स, तो वी आर नॉट एबल टू लिटरली सी देयर कंपैरिजन कि सचमुच ये पत्ते ऐसे दिखते हैं कि नहीं। लेकिन जब हम लोग प्लांट्स को एक्चुअल कंडीशन में देखेंगे तो नेचुरली ऑल आवर डाउट्स आर क्लियर्ड। तो बॉटनिकल गार्डन्स में हर्बेरियम भी इंक्लूड हो सकता है, और उसमें ग्रीन हाउस भी इंक्लूड हो सकता है। ग्रीन हाउस किसके लिए? क्योंकि वी आर कलेक्टिंग द प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट। तो इसके लिए जो प्लांट बाहर के देशों से मंगाए जाते हैं, तो उनके लिए वैसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ता है सो दैट दे विल नॉट डाई। तो उसके लिए ग्रीन हाउस चाहिए। दैन ईच प्लांट इज लेबल्ड
एंड द लेबल बोर्ड जो है, हर प्लांट जो ग्रो करता है उसके बाजू में या उसके ऊपर एक लेबल लगाया जाता है, एक बॉक्स बोर्ड लगाया जाता है, उसमें उस प्लांट का कॉमन नेम, उसका बॉटेनिकल नेम, वो कहाँ पे पाया जाता है जनरली, हैबिटेट, उसका फैमिली का नेम और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसमें उसका यूजफुलनेस, उसके कैरेक्टर लिखे होते हैं. यू मस्ट हैव विजिटेड सर्टेन गार्डन्स, जैसे आप ईवीएस कैंप में गए होंगे तो जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स को आपको दिखाया गया, इंट्रोड्यूस किया, तो हर प्लांट के साथ में ही एक छोटा सा बोर्ड था. तो एक्चुअली यू वर विजिटिंग ए बॉटनिकल गार्डन. सो द प्लांट्स आर केप्ट इन ए कंप्लीट साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे. और यहाँ पे हम लोग प्लांट को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से थोड़ा अलग आर्टिफिशियल कंडीशन में लेके आते हैं, तो उसको इन वाइवो मैनर कहा जाता है, यानी कि प्लांट को उनको नेचुरल कंडीशंस में हम लोग क्या है डेवलप करते हैं. ओके, ताकि वी कैन सी द प्लांट इन द रियल लाइफ सिचुएशन. नाउ सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स जो है वो लिस्ट दिख रहा है. तो सबसे यू कैन सी फेमस है द रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड. इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन. एंड लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन के साथ साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है. तो दीज थ्री आर वन ऑफ द प्रोमिनेंट बॉटनिकल गार्डन्स. और बॉटनिकल गार्डन्स में ग्रीन हाउस भी होता है, बिकॉज एक्जॉटिक प्लांट्स मतलब द प्लांट्स विच आर एक्चुअली नॉट ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर कंट्री और यू कैन सी प्लेस, वो बाहर से मतलब फॉरेन प्लांट्स विच आर वेरी यूनिक, उनको एक्सॉटिक कहते हैं. सो इंडिया में जो सबसे यू कैन सी फेमस गार्डन है बॉटनिकल गार्डन, एंड इट इज़ वर्ल्ड फेमस ऑल्सो. देयर इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन एट हावड़ा, कोलकाता, इंडिया में. एंड इट्स यूनिकनेस इज दैट इसी गार्डन में 255-year-old banyan tree है, which has the largest you can say canopy. तो इट हैज़ ए ग्रेट banyan tree, आपको मालूम होगा. एंड इसका एरिया, ये banyan tree जो है इसने 1.5 हेक्टर्स एरिया को कवर किया हुआ है और उसमें 2000 क्रॉप रूट्स है अबाउट. सो दिस इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो हमारे कंट्री में ही दुनिया का सबसे बड़ा banyan tree है विच इज़ सीन इन इंडियन बॉटनिकल गार्डन. Now, the next you can see taxonomic aids is biological museum. So many times we are not able to see the living organisms in the real situation. तो उनको देखने का एक और तरीका है, म्यूजियम में चले जाइए. और म्यूजियम का एक और खासियत है, यहाँ पे हमको पास्ट एंशियंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा. बिकॉज वी आर गॉट मॉडल्स, वी आर गॉट रियल, यू कैन सी वॉट स्टफ्ड एनिमल्स, सैम्पल्स रहते हैं, आर्टिफैक्ट्स रहते हैं. तो इट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू विजिट. सो इट इज़ अ प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. तो ये वो जगह है जहाँ पे लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनको प्रिजर्व करके स्टोर किया जाता है इन स्पेशल कंडीशंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. And biological museums in educational institutes are reference hubs of biodiversity studies. मतलब आपके कॉलेज में देखिए लैब है, बायोलॉजिकल लैब है, तो वहाँ पे आपको देखिए प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस है. तो एक्चुअली वो आपके इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा बायोलॉजिकल म्यूजियम है. तो इन्हें में भी एक छोटा सा कबर्ड रहेगा जिसमें बहुत सारे सैम्पल्स होंगे. तो आपके प्रैक्टिकल में देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन एनिमल्स के लिए बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन का स्टडी करना पड़ता है आपको. तो वो जो छोटा सा कॉर्नर है आपके बायोलॉजी लैब में, वो एक बायोलॉजिकल म्यूजियम है. तो जैसा जैसा इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट रहता है तो म्यूजियम में द प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटी है वो भी नेचुरली इंक्लूड होते हैं. सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग. तो बायोलॉजिकल म्यूजियम में एक्चुअली क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इट कंटेन द स्पेसिमेन विच आर प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस इन लेबल्ड कंटेनर्स ऑफ जार. So this is the one of the most common way in which the plants and animals are kept for ready reference. आपके लैब में भी नेचुरली आपने जो स्पेसिमेंस देखे होंगे उनको एक छोटे से सिलेंडर में या जार में रखा होगा जिसमें लिक्विड रहता है. तो दैट इज़ वेरी स्पेशल लिक्विड. देन यू कैन इवन फाइंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द ड्राइड कंडीशन. जैसे प्लांट के लिए हर्बेरियम, तो हर्बेरियम इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल म्यूजियम. देन इंसेक्ट्स का भी एक कैटेगरी रहता है, सेक्शन रहता है जिसमें इंसेक्ट बॉक्सेस बनाए जाते हैं, इसमें इंसेक्ट को कलेक्ट करके, किल करके, पिनिंग करके उसको अरेंज किया जाता है.
देन लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, एक टेक्निक जिसको कहते हैं टेक्सीडर्मा, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उनके स्किन को निकाल के उसके अंदर टेडी बियर जैसा यू कैन सी मटेरियल भर के एक लाइव यू कैन सी वॉट मॉडल तैयार करते हैं। इसमें खाली उनका आउटर जो सरफेस है वो उनका हाइड रहता है, स्किन रहता है, अंदर नेचुरली देयर इज नो मटेरियल, लिविंग मटेरियल लेफ्ट। देन सिस्टमेटिक कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स रहते हैं, इवन फॉसिल्स रहते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स, हॉर्न, टीथ्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इवन द प्रिजर्व्ड एंड रिकंस्ट्रक्टेड फॉसिल्स। तो पास्ट एनिमल्स, प्लांट्स का भी इंफॉर्मेशन हमको म्यूजियम में मिलेगा, बिकॉज दोज एनिमल विच आर नॉट सीन टुडे कैन बी सीन इन द म्यूजियम ओनली। जैसे डोडो, we can डोडो बर्ड विच इज़ एक्सटिंक्ट, मैमथ जो एक्सटिंक्ट एनिमल है, ये आप म्यूजियम में ही देख सकते हो। एंड यू कैन सी द इनॉर्मस साइज ऑफ द ममूथ, वो कैसे थे, दे आर मोर लार्जर दैन द प्रेजेंट डे एलिफेंट्स। नाउ तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूजियम। यू कैन सी लेफ्ट साइड के है इंडियन म्यूजियम, राइट साइड का है फॉरेन म्यूजियम। यू कैन सी ए फुल साइज एलिफेंट, एंड उसके पीछे आपको दिख रहा है डायनासोर का स्केलेटन। सो वेरी ऑसम, इजंट इट? नाउ तो विल सी, तो म्यूजियम में एक स्पेशल टेक्निक है यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं टैक्सीडर्मी। तो व्हाट इज़ टैक्सीडर्मी? इसमें लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स जो है उनको यूजुअली स्टफ किया जाता है, उनके यू कैन सी हाइट को निकाल के उनके बॉडी के अंदर, हाइट के अंदर अल्टीमेटली वेरियस मटेरियल्स स्पेशली कॉटन एंड डाल के उसको रियल यू कैन सी व्हाट शेप दे देते हैं, और उसको फिर प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्व करते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। And it is done by special you can see person called taxidermist. You can see this lady is a taxidermist and she is curing a deer. तो वो एक डियर के हाइड को प्रिजर्व करके उसको स्टफ करके एक डियर का टैक्सीडर्मा तैयार किया जा रहा है। एंड दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। यहाँ पे एक रियल यू कैन सी जेब्रा और जिसको दो लाइन अटैक कर रहे थे उनके बॉडी के हाइट को प्रिजर्व करके नेचुरली रियल यू कैन सी व्हाट शेप दे दिया गया है, इन विच इट इज सीन दैट द लायंस आर अटैकिंग द ज़ेब्रा। सो फिर सबसे कॉमन जो आपको स्पेसिमेन देखे जाएंगे तो वो होते हैं प्रिजर्व स्पेसिमेन इन सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन होता है फॉर्मेलिन का। तो यू कैन हैव द यू कैन सी प्लांट स्पेसिमेंस। सो लेफ्ट साइड में आपको प्लांट स्पेसिमेंस दिख रहे हैं और राइट साइड में आपको रेप्टाइल स्पेसिमेन होता है, एनिमल स्पेसिमेन देते हैं। और देखो इन सिमिलर मैनर वी हैव गॉट द स्पेसिमेंस इन अवर बायोलॉजी लैब, इजंट इट? और वो जो फॉर्मल सोल्यूशन है इट कैन बी 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड विच इज़ हाईली पॉइजनस केमिकल, बट इस केमिकल की वजह से ऑल द बायोलॉजिकल मटेरियल जिनको कीप जाता है दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड and we can preserve it for very long period of time. Even bodies of humans, different internal organs जो है the various stages of the pregnancy, ये सब भी आपको म्यूजियम में मिलते हैं। So they are all preserved by this common formalin solution. Now next जो आपका टेक्सोमा एड्स है वो है जूलॉजिकल पार्क, जिसको कॉमनली जू भी कहते हैं, and it is one of the most interesting place for common man. So you must have visited any one of the zoo in your area or locality or neighborhood. So zoo में wild animals को, live wild animals को captivity में रखा जाता है, मतलब या तो पिंजरे में रखता है या walled enclosure में रखा जाता है ताकि वो भाग ना सके। So we have restricted their movements, तो उसको captivity कहते हैं। And these are the place जहाँ पे wild animals को protected environment में रखा जाता है और उसमें ह्यूमन आर टेकिंग अटमोस्ट केयर ऑफ दिस एनिमल्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनिमल्स के जो है सिमिलर इन्वायरमेंट का जो नेचुरल इन्वायरमेंट उसका सिमिलर इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करके देते हैं ताकि दे विल नॉट फाइंड अनकम्फर्टेबल। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जूलॉजिकल पार्क? सो दे आर प्रोटेक्टेड एंड केयर इज टेकन टू प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट एंड देयरफॉर इट इज C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को उसके नेचुरल कंडीशन से निकाल के एक आर्टिफिशियल सिमिलर कंडीशन में रखते हैं। तो इम्पोर्टेंस है, इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू ऑब्जर्व वाइल्ड एनिमल्स सेफली, क्योंकि जंगल में जाना तो नेचुरली डेंजरस है, दे कैन अटैक यू फ्रॉम नो वेयर, एंड नेचुरलिस्ट को
लाइव एनिमल्स को स्टडी करने के लिए बेस्ट जगह जू है, क्योंकि वहाँ पर लाइव एनिमल्स के इंट्रैक्शन, वो किस एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके मूवमेंट्स कैसे हैं, उनका फूड हैबिट्स क्या है, उसका हैबिट्स क्या है, हैबिटेट मतलब कहाँ पे रहते हैं, बिहेवियर समझता है, एंड इवन द स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ दैट एनिमल कैन बी सीन रियलिटी। जैसे जब हम लोग बच्चों को फोटो में दिखाते हैं कि कैमल ऐसा है और डियर ऐसा है, लेकिन जब वो बच्चा रियल में एनिमल्स को देखता है जू में, तो नेचुरली ही इज एबल टू रिलेट इट मोर एक्यूरेटली। सो इट इज़ एन एक्स सीटू मेथड ऑफ वॉट कंजर्वेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से जब हम लोग निकाल के सिमिलर इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं, उसको कहते हैं एक्स सीटू। तो और कुछ जो इंडेंजर्ड एनिमल्स है, यहाँ पे पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, इंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। सो दिस इज द इंडोर जू, एंड जू में आपको मिलते हैं cranes, you got elephants, you got rhinoceros, you got tigers, then even you will find variety of deers in there. You can see what artificially maintained natural environment. So these are the different pictures of the animals you see. Now the next, you can see unique taxonomy aids जो newly develop हुआ है, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स को नेचुरल तरीके से क्या है डेवलप होने देते हैं, और उससे जो एक इन्वायरमेंट बनता है उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो जैसे इकोलॉजिकल असेंबलेज, यानी कि हर टाइप के प्लांट्स एनिमल्स, उनसे रिलेटेड जो भी लिविंग नॉन लिविंग यू कैन सी फैक्टर्स है, वो सब मिल के एक नेचुरल पार्क तैयार कर देते हैं। और स्पीशीज डेट फॉर्म self-sustaining communities on degraded and barren landscape। मतलब तो हम लोग एक डिग्रेडेड मतलब जो ज़मीन या जो रीजन खराब हो गया है, और बैरन मतलब खाली ज़मीन जो है, तो वहाँ पे हम लोग उसको डेवलप करते हैं। तो वहाँ पे एक नेचुरल यू कैन सी वॉट इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है, जिसमें सबसे पहले प्लांट्स को लाया जाता है और फिर इसमें एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो खुद से अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट यू कैन सी बायोडाइवर्सिटी पार्क इन महाराष्ट्र इज लेट उत्तमराव पाटिल डाइवर्सिटी पार्क, वेगर महाबलेश्वर। और छोटे छोटे बायोडाइवर्सिटी पार्क आपको अभी हर जगह पे डेवलप हुए दिखेंगे। सो दिस पार्क इज द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप, यानी कि सिटी के आसपास आपको अगर एक नेचुरल इन्वायरमेंट देखना है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। So this is the gate of this biodiversity park, and this is the naturally you can see developed you can see park, late Uttamrao Patil Diversity Park at Mahabaleshwar. Now the next taxonomic aids is very interesting, which helps in the proper classification of the plants and animal। यानी कि कभी कभी किसी प्लांट और एनिमल को जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको क्लासीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो एक स्पेशल की है, तो उसको टेक्सोनॉमिकल की है, की कहते हैं। तो की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, और तब उसको फिर ठीक से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को प्लांट्स और एनिमल्स के सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का नॉलेज होना चाहिए। So it is a key by which we are able to identify the plants and animals on the basis of similarity and dissimilarity। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, it is a technique or device used to identify organism based on contrasting character। तो एक एनिमल या प्लांट को अगर आपको क्लासीफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तब हम लोग ये की यूज़ कर सकते हैं। एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि इसमें हमको एनालिसिस करना है, यस और नो टाइप का। तो इट इज़ वेरी सिंपल, और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज जो है वो डेवलप करने पड़ते हैं। तो फैमिली के लिए अलग की, जीनस के लिए अलग की, और स्पीशीज़ लेवल के लिए अलग अलग कीज डेवलप करने पड़ते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल यूज़ करके टेक्सोनॉमिक की को स्टडी करेंगे अभी। तो की जनरली की जो है इट कंसिस्ट ऑफ एक कपल, मतलब एक जोड़ी, दो वर्ड की एक जोड़ी बनती है और साथ में एक लीड रहता है। तो व्हाट इज ए कपलेट?
या क्यूपलेट, इट इज अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज्ड इन ए की। तो हर की में दो ऑप्शन होते हैं, यस और नो, प्रेजेंस और एब्सेंस। तो इस जो जोड़ी है उसको क्यूपलेट कहते हैं। तो दो क्यूपलेट मिलके मतलब एक क्यूपलेट जो है एक की कहलाता है। तो एक पेयर जो होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसको की कहते हैं। तो की हैविंग टू कंट्रास्टिंग ऑप्शन इज कॉल्ड डाइकोटोमस की। तो जनरली बायोलॉजिकल कीज में दो ऑप्शन रहते हैं, तो ऐसे की को डाइकोटोमस की कहते हैं। डाई मतलब टू। तो ईच क्यूपलेट हैज टू अपोजिट ऑप्शंस। इसे बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं देखूंगा एक एनिमल में फेदर, तो फेदर हो गया अपना की। तो उसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं, फेदर एब्सेंट, फेदर प्रेजेंट। तो ये हो गए क्यूपलेट। तो प्रेजेंस और एब्सेंस हो जाएगा क्यूपलेट। तो ऑफ दिस वन विल बी सिलेक्टेड, यानी कि एक एनिमल में या तो फेदर होगा या तो फेदर नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो इट विल बी केप्ट इन नो कैटेगरी, और होगा तो इट विल केप्ट इन यस कैटेगरी। तो एक जो ऑप्शन है एक्सेप्ट होगा, दूसरा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। और फिर तो सिलेक्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, जैसे फेदर इज प्रेजेंट और फेदर इज एब्सेंट, उसको लीड कहते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। तो सिंस वी हैव गॉट ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो नेचुरली वी हैव गॉट टू लीड्स। तो एक की से दो यू कैन सी ऑप्शन डेवलप होते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक ए बाइनरी सिस्टम, वन और जीरो, यस और नो, isn't it? So you must be knowing computer. Most of the computer you can see programs are based on what? Binary system. So it represents the choice made between two opposite option. तो लीड का मतलब है कि जो आपने की यूज़ किया है तो उसमें नेचुरली वो यस है या नो है, मतलब प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं उसको लीड कहते हैं। और लीड डिसाइड करता है कि वो एनिमल लेफ्ट साइड में जाएगा या राइट साइड में जाएगा, यानी कि प्रेजेंट के अंदर रखे जाएगा या एब्सेंट के अंदर, या यस के अंदर रखा जाएगा या नो के अंदर रखा जाएगा। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है कि ये डक, सो दिस, आपको इस डक को अभी क्या है प्रॉपरली उसके ग्रुप में इंट्रोड्यूस करना है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस एनिमल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है की है फेदर्स। तो देखिए अभी इस डक को हम लोग किस ग्रुप में डालते हैं, तो फेदर्स। तो फेदर इज अ की। तो either the animal have the feathers present or the feather absent। तो ये बन गया एक कपल ऑफ कैरेक्टर, क्यूपलेट बन गया। तो फेदर्स इज द की एंड प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड एब्सेंस ऑफ फेदर विल रिप्रेजेंट्स द क्यूपलेट। तो अगर फेदर प्रेजेंट है फिर हमारे पास फिर से दूसरा की तैयार करना पड़ता है। वो की अभी है स्विम्स, यानी कि ये जो एनिमल है वो स्विम करता है या नहीं, यानी कि यस या नो। तो अगेन एक क्यूपलेट बना। तो इसका मतलब फेदर जो की है उसके दो ऑप्शन है, प्रेजेंट एब्सेंट, तो ये क्यूपलेट हो गया। और स्विम करने की जो एबिलिटी है ये दूसरा की है, इसमें भी दो ऑप्शन है, यस और नो, तो ये भी एक क्या हो गया, क्यूपलेट हो गया, मतलब पेयर ऑफ कैरेक्टर हो गया। और अगर वो एनिमल में फेदर्स नहीं है तो फिर क्या होगा, तो पहले देखिए अब ये जो डक है, सिंस इट स्विम्स इट कम्स अंडर यस। तो इस तरह डक का कैरेक्टर हमको मिल गया कि डक इज एनिमल हैविंग फेदर, फेदर इज प्रेजेंट, इट इज द लीड एंड इट स्विम्स यस, तो दैट इज द सेकेंड लीड। तो अल्टीमेटली वी हैव केप्ट द डक इन द प्रॉपर ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में आ। फिर अगर नो है तो नेचुरली यू कैन सी इट इज एनी अदर बर्ड विच डू नॉट स्विम। लेकिन सपोज किसी एनिमल को आपने लिया उसमें फेदर्स नहीं है, तो एब्सेंट है, तो उसके लिए आपको फिर चेक करना है उसके लेग्स हैं क्या। और लेग्स अगर प्रेजेंट है तो एक ग्रुप में आएगा, लेग एब्सेंट है तो दूसरे ग्रुप में आएगा। जैसे प्रेजेंट है तो जितने भी चार पैर वाले एनिमल्स वो आ जाएंगे। एब्सेंट का एग्जाम्पल है कोबरा, यानी कि अगर देखिए कोबरा को आपको क्लासीफाई करना है फेदर से अगर स्टार्ट करेंगे तो नेचुरली फेदर एब्सेंट है और उसके लेग्स भी एब्सेंट है, तो दैट्स वाई यू कैन सी द स्नेक इज बीन केप्ट इन द लास्ट ग्रुप। तो इस तरह किसी एनिमल या प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, की डेवलप करते हैं। की के दो ऑप्शन होते हैं, इस ऑप्शंस को ही हम लोग कहते हैं क्यूपलेट। और जो स्टेटमेंट हम लोग डेवलप करते हैं
उसको लीड कहते हैं. जैसे feather is the key, feather present, feather absent is the couplet, and presence of feather and absence of feather, it is the lead. Okay, because it helps in putting the animal in the left side or right side. सो देखते हैं तो कीज कौन कौन से हैं यहाँ पे. तो फेदर इज द की ऑफ द फर्स्ट लेवल, एंड स्विम करना और लेग्स इज द की ऑफ द सेकेंड लेवल. एंड क्यूपलेट्स कौन कौन से देखिए. फेदर प्रेजेंट, फेदर एब्सेंट इज द क्यूपलेट ऑफ फर्स्ट लेवल. देन एनिमल स्विम्स, यस और नो, इट इज द सेकेंड क्यूपलेट. एंड लेग्स प्रेजेंट और एब्सेंट इज द थर्ड क्यूपलेट. तो यहाँ पे देखिए, तो हर लेवल पे जो कीज है उनके दो ऑप्शंस हैं. तो उसी के लिए इसको कहते हैं डाइकोटोमस कीज. एंड व्हाट इज द लीड. जैसे यस या नो, इट इज द लीड. यस हो गया तो एक ग्रुप, नो हो गया तो दूसरा ग्रुप, या प्रेजेंट है तो एक ग्रुप और एब्सेंट है तो दूसरा ग्रुप. तो दिस इज कॉल्ड लीड स्टेटमेंट. तो आई थिंक यू अंडरस्टूड. now analyze this. So this is how the vertebrates are classified. तो देखिए वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले देखा जाता है फर प्रेजेंट है या फर एब्सेंट है. फिर अगर फर प्रेजेंट है तो वो मैमल है. फिर अगर फर एब्सेंट है तो देखा जाता है फेदर प्रेजेंट है या फेदर एब्सेंट है. तो फेदर प्रेजेंट है तो बर्ड, फेदर एब्सेंट है तो फिर देखा जाता है स्किन ड्राई है कि मॉइस्ट है. तो अगर ड्राई स्किन है तो रेप्टाइल्स है. फिर मॉइस्ट स्किन में देखा जाता है कि स्केल्स है या स्केल्स नहीं है. अगर स्केल्स है तो फिश और स्केल्स नहीं है तो एम्फीबियंस. तो इस तरह all the animal groups are properly categorized. तो दिस इज द वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट लेवल पे देखिए फर होना या न होना, ये एक क्यूपलेट है. देन सेकेंड लेवल पे फेदर होना या न होना, ये दूसरा क्यूपलेट है. फिर थर्ड लेवल पे ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन इज द थर्ड क्यूपलेट. एंड फोर्थ लेवल पे देखिए स्केल्स होना या नहीं होना इज द फोर्थ क्यूपलेट. तो दैट्स वाई यहाँ पे चार लेवल पे चार क्यूपलेट्स तैयार हुए. तो दैट्स वाई देर आर फोर कीज. सो द फोर कीज हैव क्लासिफाइड द मैमल्स, बर्ड्स, reptiles, fish and amphibians from each other. So this is the beauty of using what? Taxonomical key. So I think you understood it. And the method is same. हर की के दो ऑप्शन, डाइकोटोनोमस की, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर. एक से ज़्यादा ऑप्शन होने पे नेचुरल कन्फ्यूजन पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. तो यस और नो इस टाइप का जब कीज बनता है तो दैट इज द मोस्ट यू कैन सी व्हाट एक्यूरेट. नाउ तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यू कैन सी एड्स विच आर सीन, देयर आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो जो टेक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं. सो दैट द रिटर्न रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट राइट फ्रॉम द ओल्डन एज, जब से साइंस डेवलप हुआ, फॉर रेफरेंस एंड रिकॉर्ड्स. तो उसमें आता है फ्लोरा, then got manuals, then you got monographs, and then you got catalog. तो what is flora? तो flora मतलब plant group. तो flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area, that is like an index. तो एक गिवन एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनका सारा इंफॉर्मेशन, वह एक्चुअल उनका हैबिटेट क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, उसको फ्लोरा कहते हैं. So simply flora is the information, written information about all the plants of a given area. Then manuals किसको कहते हैं. तो manuals they provide information for identification of names of species found in area. तो मैनुअल में एक्चुअली किसी भी प्लांट एनिमल का जो नाम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है इंफॉर्मेशन दिया हुआ. देन मोनोग्राफ, अभी वर्ड में इसका मीनिंग क्या. मोनो मतलब सिंगल, वन टाइप. तो मोनोग्राफ डिस्क्राइब्स एनी वन सेलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप, जैसे बर्ड या इंसेक्ट्स या मैमल्स, उसमें भी स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग. मीन्स इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन, जैसे इंफॉर्मेशन ऑन द क्लास एप्स. तो दैट बुक monograph will contain all the information about the birds. And what is catalog? तो catalog मतलब list कहते हैं. Catalog simply list is simply a listing of the species in a given area in some way, and the most common way is the listing of that animal, plant in alphabetical order. So just like you can see a list.
ओके जैसे हमारा अटेंडेंस में जब आपका अटेंडेंस फाइल रहता है उसमें हर स्टूडेंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसी तरह एक गिवन एरिया में जितने भी स्पीशीज़ हैं उन सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके उसका एक बुकलेट जैसा बना जाता है। इसमें उसका कॉमन नेम साइंटिफिक नेम रहता है, उसको कैटलॉग कहते हैं। So now, after understanding all these aids, let's see the significance of taxonomical aids. तो taxonomic aids help in correct identification of plants, animals and microbes. तो उससे research और reference studies में फ़ायदा होता है. Then it also helps in classification and naming. Then it develops aesthetic and ecological sense, क्योंकि हम लोग zoos में जाते हैं तो we not only see the plants and animals but also develop, you can see what happiness. इट मेंटेन्स बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स, क्योंकि मैनुअल्स वगैरह फ्लोरा इसमें सारा प्लांट्स एनिमल्स का इंफॉर्मेशंस रहते हैं. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन. तो जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं स्पेशली एंडेंजर्ड या रेयर है उनको हम लोग जूज में या प्रोटेक्टेड एजेंसी पार्क्स में लाके स्टोर कर सकते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव. So now it's time to just revise what we have studied in this taxonomy aids. तो aids are essential for training in systematics. तो systematic के हर aspect को study करने के लिए taxonomy aids is one of the, मतलब it's just like you can say learning. तो अगर किसी को taxonomy systematics को study करना है तो सबसे पहले they can start visiting the zoo gardens and see the plants and animal in the real, and these are the fundamental raw material of study of biology, and they're the prime source of what taxonomical study. So जैसे biological botanical garden, diversity park, zoological park, they are the place which shows the live specimen which are, you can see, protected with real specimens of plants and animals. Herbarium and museums में हम लोग preserved animals और plants को देखते हैं, एंड टेक्सोनोमिक कीज जो है उससे हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड ऑल द इंफॉर्मेशन विच वी रिक्वायर फॉर आवर प्रोजेक्ट्स, फॉर आवर स्टडीज कैन बी obtained from manuals, flora, monographs and catalogs. So I think all these things must you have understood. तो इस तरह we have concluded the first chapter, the living world, and it's a time to say bye for now and see you soon in the next lecture. We'll start with the next chapter, and till that, bye bye, have a good day or have a good night. Thank you all.